बंद कर उसको अच्छे से। ओके, सो गुड मॉर्निंग बच्चों, नहीं गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कहा था, क्या था? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, सॉरी फैक्टर्स का। वो फैक्टर्स का जो क्या कर सकते हैं, डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अपन लोगों ने कौन कौन सा फैक्टर्स देख लिया था? अपन ने बात किया था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन हमने बात किया था टेस्ट एंड प्रेफरेंस का, और इसके बाद हमने बात किया था कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस का। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो क्या कर सकते हैं, किसी भी कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और फैक्टर का अपन लोग बात करना स्टार्ट किया था, जिसका नाम था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, क्या हुआ? थोड़ा सही से बोलोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। नहीं नहीं, आने की बात नहीं, उधर से ही बोलो। कंज्यूमर का नहीं, किसी कमोडिटी का प्राइस कम होगा फ्यूचर में, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका प्राइस कम होने वाला है। तो कब कब इंक्रीज होनी चाहिए डिमांड? हमने बोला है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है। तो आज डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? फिर अगर फ्यूचर में प्राइस कम होगा ना, तो फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी ना, अभी क्यों बढ़ेगी? कोई बात नहीं, चलो। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है? ये भी एक फैक्टर है जो क्या करता है, आपकी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। पहली बात अपन ने बात किया सर, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। तो रिलेटेड गुड्स क्या होता है बच्चों? सर ये वो गुड्स होते हैं जिसमें कैसा होता है कि एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होने से दूसरी कमोडिटी का डिमांड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइस ऑफ, सॉरी रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे समझो, कोक और पेप्सी दोनों 10-10 रुपए की मिलती मान लेते हैं। कोक का प्राइस बढ़ गया, 10 to 12 हो गया, क्या होगा? पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो लोग कोक कंज्यूम कर रहे थे वो पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कोक का प्राइस बढ़ा, पेप्सी का डिमांड बढ़ा। ठीक है, एक का प्राइस चेंज से दूसरे का डिमांड भी चेंज हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रिलेटेड गुड्स। क्या बोलेंगे इसको अपन? रिलेटेड गुड्स बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। अब मैंने बताया था रिलेटेड गुड्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। तुम लोगों ने लिखते चल रहे हो ना, यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है ना? चलो बढ़िया। चलिए तो अपन बात करते हैं ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड, सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं सर? तो बेसिकली देखो ऐसा है, दीज आर दोज गुड्स which can be replaced in place of each other. Example, Coke and Pepsi, टी एंड कॉफी। ठीक है। एयरटेल, जियो, कोई भी यूज कर लो। तो ऐसे कोई भी दो गुड्स जो क्या कर सकते हैं, या ऐसे कोई भी गुड्स जो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब इसकी जगह आप चाहो तो उसको यूज कर लो और उसकी जगह चाहो तो आप इसको यूज कर लो। ठीक है, तो ऐसे कमोडिटीज को अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। यानी जो क्या कर सकते हैं, जिनका अपन क्या कर सकते हैं सर, यूज को अपन क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो दीज गुड्स आर नोन एज
सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब बात ये आती है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस जो है वो डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्राइस है वो डिमांड को आखिर अफेक्ट कैसे करता है, तो देखो समझना। इफेक्ट ऑन डिमांड, तो क्या असर है इसका डिमांड पे, तो सर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन substitute goods and the demand of another substitute good। मान लीजिए दो कोई सब्सिट्यूट गुड्स हैं, इनकी बात कर लेते हैं, कोक और पेप्सी का, इन्हीं का बात कर लेते हैं। इफ कोक का प्राइस बढ़ेगा, कोक महंगी हो गई तो लोग क्या करेंगे, कोक छोड़ के पेप्सी पे आ जाएंगे, तो पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा। यानी एक का प्राइस बढ़ा, दूसरे का डिमांड बढ़ा, तो ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा, एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे का डिमांड भी कम होगा। ठीक है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स बेसिकली सर जो एक दूसरे के यूज को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और इन गुड्स के केस में अपन को क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का क्वांटिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बात करें तो सर दीज आर दोज गुड्स which can be consumed in pairs। पेयर्स मतलब साथ में यूज कर सकते हो इनको आप, कार एंड पेट्रोल, है ना, या ऐसा बोल सकते हैं अपन कि विच कॉम्प्लीमेंट्स द यूज ऑफ ईच अदर। जो एक दूसरे के यूज को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसके साथ उसको कंज्यूम करना, उसके साथ इसको कंज्यूम करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, कार एंड पेट्रोल, है ना, टी एंड बिस्किट, स्पेशली पार्ले जी, आई मस्ट से, और और तो बहुत सारी चीजें सर, पेन एंड पेपर, अरे एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी दो कमोडिटीज जिनका आप क्या करोगे, साथ साथ में यूज करोगे, जिनको आप साथ साथ यूज कर सकते हो, जो एक दूसरे के यूज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिनका एक दूसरे के बिना कोई यूज ही नहीं है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा, तो देखते हैं। There is an inverse relation between the price of one complementary good and the
डिमांड ऑफ अदर, मतलब कैसा कि सर कार और पेट्रोल की बात कर लेते, कार का प्राइस बढ़ेगा यानी जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं सब महंगे हो जाएंगे, तो क्या होगा, पेट्रोल का डिमांड कम होगा, क्योंकि जब लोग कार ही नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल की जरूरत ही क्या पड़ेगी। आई बात समझ में, ऐसा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, इनवर्स रिलेशन है, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड कम होगा, या एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। मान लो कार्स वगैरह सस्ती हो गई तो क्या होगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो अकॉर्डिंगली पेट्रोल का डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक कमोडिटी के प्राइस और दूसरी कमोडिटी के डिमांड के बीच में कैसा रहता है, इनवर्स रिलेशन रहता है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एंड अगर अपन बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स का, तो वहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा, एक का प्राइस घटेगा तो दूसरे का डिमांड भी घटेगा। क्लियर है बात ये चीज़, हाँ ठीक है। तो ये फैक्टर्स हुए, और देखते हैं इसके अलावा और हमको क्या फैक्टर्स दिया है। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी ये हमारा हो चुका है, इनवर्स रिलेशन है हमने पढ़ लिया। इनकम लेवल ऑफ द बायर, तो ये भी हमने पढ़ लिया कि भैया डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना, बताया था। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये भी हमने पढ़ लिया कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशनशिप है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का बात करें तो फेवरेबल चेंज आता है तो भैया डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि दैट देयर विल बी अ राइज इन प्राइस, तो प्रेजेंट में क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। एंड इफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि दैट देयर विल बी अ फॉल इन प्राइस, तो आज डिमांड घट जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी सर। फिर अदर फैक्टर्स का बात करें, यानी इसके अलावा और भी कोई फैक्टर है क्या जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, तो ये बोलता है कि हाँ देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच कैन अफेक्ट द डिमांड, लाइक साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अब साइज ऑफ द पॉपुलेशन डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा, तो समझो, अगर आबादी ज्यादा है, पॉपुलेशन साइज ज्यादा है, तो डिमांड बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, चलो इसको भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। 5 हुए थे ना, तो दिस विल बी द सिक्स्थ वन। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या रिलेशन निकल रहा है, डायरेक्ट रिलेशन निकल रहा है। डायरेक्ट रिलेशन कैसा, अबे पॉपुलेशन बढ़ेगा सर, आबादी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, डिमांड भी तो बढ़ेगी ना चीज़ों की। पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड भी कम होगा, डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे, ठीक है। फिर 7th, फिर क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। नंबर ऑफ कंज्यूमर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन तो सेम ही चीज है ना। साइज ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ेगा यानी कि नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ना है, तो दोनों सेम ही चीज है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसके बारे में बात कर लेते थोड़ी देर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अभी देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो, इनकम और वेल्थ का जो है सोसाइटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरह से होता है। या तो आपको सोसाइटी में इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, यानी सभी लोगों का इनकम लेवल बराबर बराबर है ना। या आपको इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, किसी का इनकम लेवल बहुत ज़्यादा है तो किसी का इनकम लेवल बहुत कम है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसको अपन बोलते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बोले सबका इनकम लेवल ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, ठीक है। तो देखो, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इनकम एंड वेल्थ का, तो इसका मतलब ये है कि वो इकोनॉमी में क्या लगता है तुमको, डिमांड ज़्यादा होगा कम होगा, जब सभी लोगों का इनकम लेवल बराबर बराबर है।
तो डिमांड सबका, तो डिमांड ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा ही होगी। भाई सबके पास पैसा है, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों के पास पैसा है, सब लोग डिमांड कर पाएंगे वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना? तो इन केस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यहाँ पे जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, यानी कि हम जनरली हम लोग जो गुड्स कंज्यूम करते हैं ना, उनका डिमांड ज़्यादा रहता है, ठीक है, यानी डिमांड इंक्रीज होगा। ओके। बट अगर ऐसा कोई सोसाइटी, ऐसा कोई इकोनॉमी है जहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल मतलब किसी का इनकम लेवल ज़्यादा है, किसी का इनकम लेवल कम है, तो इस इकोनॉमी में नॉर्मल गुड्स का डिमांड तो क्या है, कम रहता है। पर एक और कैटेगरी ऑफ गुड्स है जिसको बोलते हैं लग्जरियस गुड्स। क्या बोलते हैं? लग्जरियस गुड्स से होता है ना, अपने आराम के लिए अपन जो गुड्स खरीदते हैं, चाहे आप उसमें फर्नीचर ले लो, चाहे आप उसमें ये एयर कंडीशनर ले लो, आपके मोटर व्हीकल्स ले लो, ये सब हमारे लग्जरियस गुड्स है, हमारी लग्जरी के लिए, हमारे कंफर्ट के लिए, ठीक है। तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, कुछ लोग अमीर हैं कुछ लोग गरीब हैं, तो जो अमीर लोग हैं ना वो क्या करेंगे, इन लग्जरियस गुड्स का डिमांड ज्यादा करेंगे। तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ एनी इकोनॉमी, तो वहां पे लग्जरियस गुड्स का डिमांड ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। जहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां तो क्या सबका इनकम लेवल सेम है, वहां लोगों के पास इतना पैसा बचेगा ही नहीं कि लग्जरी गुड्स खरीद सकें, वहां तो जो उनका जो नेसेसिटीज है ना उसी के ऊपर सारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे जो नॉर्मल गुड्स है उनका डिमांड ज्यादा रहता है। बट जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, विच मीन्स कुछ लोग के पास पैसा ज्यादा है कुछ लोग के पास पैसा कम है, तो जिनके पास ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, नेसेसिटीज तो उनके आराम से पूरी हो जाएगी, उनके पास जो पैसा बचेगा वो किसके ऊपर खर्च करेंगे, अपनी लग्जरीज के ऊपर खर्च करेंगे। तो अकॉर्डिंगली वहां पे लग्जरियस गुड्स का डिमांड क्या रहता है, ज्यादा रहता है। आ रही बात समझ में, रीजन समझ पा रहे हो? ऐसा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं बच्चों जो क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये लिखना है सब्स्टिट्यूट से, लिख लो इसको फटाफट से।
क्या बता दिया जाएगा आपको? क्यों, क्या हुआ? बता दिया जाएगा आपको। हम्म, ये साइज ऑफ द पॉपुलेशन वाला तो हो गया ना? हाँ। हुआ। हम्म। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी बात इसकी, सभी के सभी फैक्टर्स की। अब डिमांड कर्व क्या होता है, अपन ने डिस्कस कर लिया था कैसा होता है, ये अपन ने बात कर ली थी। डिमांड शेड्यूल का बात कर लिया था हमने। हाँ सर। अब एक हमारा आगे एक टॉपिक रह गया था छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, टाइप्स ऑफ डिमांड। तो टाइप्स ऑफ डिमांड में आप देखेंगे यहाँ पे दो टाइप्स दिया है आपको डिमांड का। ठीक है, पहला है आपका, एक सेकेंड, इंडिविजुअल डिमांड। तो देखिए को इंडिविजुअल डिमांड और एक है आपका मार्केट डिमांड। देखो सिंपल वैसे ही बता देता हूँ शब्दों में तुमको। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है जब आप एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को देखते हो कि कोई एक कंज्यूमर कितना कितना प्राइस पे कितना कितना क्वांटिटी परचेज कर सकता है। ठीक है, कोई एक कंज्यूमर कितना कितना प्राइस पे कितना कितना क्वांटिटी परचेज कर सकता है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की ही डिमांड को एनालाइज कर रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब अरे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, यहाँ तो किसकी बात कर रहे हो, सिर्फ एक कंज्यूमर की, यहाँ पे बोले मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सब मिलकर जितना भी क्वांटिटी डिमांड करेंगे एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, तो उन सब की डिमांड का सम टोटल। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड बोलते हैं। एग्जांपल बताऊंगा इसका आपको, ये आप पढ़ के देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड बोले तो इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ पर्टिकुलर पर्सन, है ना, अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड इज विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि भाई एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो किसी कमोडिटी का कितना क्वांटिटी खरीदना चाहता है कितने अलग अलग प्राइस पे, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। अपन यहाँ पे सिर्फ किसको देख रहे हैं, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को देख रहे हैं। मार्केट डिमांड में क्या बात कर रहे हैं कि बोले इट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट all the users of a commodity are willing to buy at a given price over a period of time. In other words, it is the sum aggregate of individual डिमांड। मतलब हर एक की इंडिविजुअल की डिमांड का आप क्या कर लोगे, सम अगर कर लोगे तो क्या आ जाएगा, मार्केट डिमांड आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल
टेबल दिया क्या मैंने यहाँ पे? नहीं दिया, चलो टेबल बना के दिखाते हैं आपको। ये प्राइस, ये क्वांटिटी। ठीक है, कोई कंज्यूमर है जो अलग अलग प्राइस पे इतनी अलग अलग क्वांटिटीज परचेस करने को रेडी है, ये एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है। तो ये जो डिमांड है अपन को यहाँ पे किसकी डिमांड पता चल रही है? सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की। इसको क्या बोलोगे? इंडिविजुअल डिमांड। बट अभी मान लो ये तो राम की डिमांड है। मार्केट में एक श्याम नाम का बंदा भी था, तो वो कितना कितना क्वांटिटी लेने को रेडी है? तो भाई उसने बोला एट अ प्राइस ऑफ 20 मैं तो 12 क्वांटिटी लूंगा, 25 के प्राइस से मैं 11 क्वांटिटी ले लूंगा, इधर 10 ले लूंगा, इधर 7 ले लूंगा। फिर एक और आदमी था जिसका नाम था, कुछ तो भी था, मुकेश था मान लेते हैं। उसने कहा बोले मैं इसकी 6 क्वांटिटी लूंगा एट अ प्राइस ऑफ 20, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ तो 2 ही लूंगा सिर्फ। तो भाई ये मान लेते हैं इस पूरे मार्केट में ये 3 ही कंज्यूमर्स हैं। तो अगर मुझे पूरे मार्केट की डिमांड पता करनी तो मैं क्या करूंगा? इन तीनों की डिमांड को प्लस कर लूंगा। तो मार्केट डिमांड यहाँ पे कितनी निकल के आएगी? बोले 12 + 6 18 28, 19 24, 16 20 और ये 11। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी मार्केट डिमांड। कि भैया इतने अलग अलग प्राइस पे मार्केट में इतनी अलग अलग क्वांटिटीज का डिमांड किया जा सकता है। ठीक है, तो मार्केट डिमांड यहाँ पे क्या है? इट इज द सम एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। हर एक की इंडिविजुअल डिमांड देखी पहले अपन ने, और इन सभी की इंडिविजुअल डिमांड को अपन ने क्या कर लिया? प्लस कर लिया। तो अपन को पता क्या पता चल गया? मार्केट डिमांड पता चल गया। आया समझ में? बहुत बढ़िया। तो ये है आपका। ओके। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं अपन, बहुत सही टॉपिक है वो। इसको बोलेंगे अपन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। देखो इकोनॉमिक्स में क्या है, अपन को काफी लॉ पढ़ने को मिलते हैं। कुछ लॉज होते हैं जिनको अपन को फॉलो करना होता है, कुछ नियम बना रखे हैं, उन नियमों को फॉलो करना रहता है। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल सा वही है जो अपन अब तक पढ़ते आ रहे हैं। क्या बोलता है कि अदर फैक्टर्स, रुको पहले पूरा अच्छे से लिखते हैं अपन। दिस लॉ स्टेट्स दैट other factors remaining constant, यानी बाकी सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हुए, if price of the commodity increases, then quantity demanded of it will increase, और vice versa। ठीक, क्या बोलता? बोले तो अपन पढ़ते आ रहे हैं ना कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड, अरे मैंने इंक्रीज लिख दिया क्या वापस? ओहो हो, गलती हो गई, अनर्थ हो गया है। तो इट विल डिक्रीज। ये तो अपन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? इंक्रीज। तो बस उसी को ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। पर ये एक बात बोलता है क्या, कि दिस लॉ स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स मतलब अरे प्राइस को छोड़ के बाकी तुमने कुछ 6-7 फैक्टर्स पढ़े थे ना अलग अलग। जैसे बोले इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स है ना वो सब तो क्या रहेंगे? कांस्टेंट मानेंगे उनको। और अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड जो है वो उसके इनवर्सली रिलेट करेगा। मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल,
एंड इफ प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। ये बात समझ में? तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो कुल मिला के लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसके कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसके कुछ क्या है, इसके कुछ अजम्पशंस हैं। क्या है वो अजम्पशंस? तो अजम्पशंस बेटा ये हैं कि भाई, एक सेकंड, मैंने शायद लिख रखे हैं, वो लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे अलग से, वो वैसी फाइल आपको मिलेगी तो उसमें से पढ़ोगे आप। तो अजम्पशंस लिखे हैं क्या? अरे बाप रे, नहीं लिखे, लिखने पड़ेंगे। तो अजम्पशंस यहाँ पे ये हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, वो कांस्टेंट ही रहेगा, इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा अपन एज्यूम कर रहे हैं, बस ऐसा अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। और क्या था? नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, और नो कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, ऐसा बोल सकते हैं अपन, है ना। वो तो हो गया बेटा, वो इट विल रिमेन कांस्टेंट, नो कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, और साइज ऑफ द पॉपुलेशन उसको भी अपन कांस्टेंट मान लेंगे। बेसिकली तो ये चार ही मेन अजम्पशंस रहते हैं अपने, ठीक है। तो ये चार चीजें अपन एज्यूम करेंगे भैया, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, एंड इफ प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। आई बात समझ में? तो लॉ ऑफ, ये इनवर्स रिलेशन कहां से आया? प्राइस और क्वांटिटी का, ये आया लॉ ऑफ डिमांड से आया, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या रहा है इसमें अपना। इसके बाद आता है सर एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब इसमें पूरा लिखा रहा है तो मुझे इसको लिखने का जरूरत पड़ेगा नहीं, अच्छे से मैंने इसलिए इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, इसको इसमें पढ़ के समझेंगे अपन। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन मतलब परिवाद, अपवाद, अपवाद, कि मतलब यहाँ पे अपन कुछ ऐसी चीजों की बात करने वाले हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, है ना। मतलब अगर इनका प्राइस गिरा तो भी इनका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज नहीं होगा, या अगर इनका प्राइस इंक्रीज हुआ तो भी इनका क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इनवर्स रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। एक्सेप्शंस मतलब यहाँ पे इनवर्स रिलेशन देखने को नहीं मिलने वाला अपने को। हाँ जी, देखिए क्या है एक्सेप्शंस। क्या क्या? अच्छा, गाना अपने आप चल रहा है तुम्हारे फोन में, वाह, सही है यार। अच्छा, ऑटोमेटिक चल रहा है भाई साहब। पहला चीज क्या रहा? गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होता है पता? नहीं। अरे मैंने आपको कल परसों बताए थे इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स बता देना क्या थे इन्फीरियर गुड्स। हाँ, जिनकी क्वालिटी खराब होती है, सस्ती क्वालिटी के होते हैं, हाँ, जिनका प्राइस भी कम होता है, क्वालिटी भी ऐसी होती है। तो उसी में समझो कुछ ऐसे इन्फीरियर गुड्स जो मतलब बहुत ही ज्यादा सस्ती क्वालिटी के हैं, समझ रहे हो, कुछ ऐसे इन्फीरियर गुड्स जो बहुत ही ज्यादा सस्ती क्वालिटी के हैं, जिनका प्राइस भी बहुत कम है, तो उनको अपन बोलते हैं गिफिन गुड्स, ठीक है। मतलब गिफिन गुड्स हैं तो इन्फीरियर गुड्स ही, पर ये कुछ ज्यादा ही इन्फीरियर हैं, समझ रहे हो, कुछ ज्यादा ही इनका क्वालिटी एकदम, हाँ, काम चलाओ से भी गायब ही था ये तो, ठीक है। इन गुड्स का नाम जो है वो सर रॉबर्ट गिफन के नाम पे पड़ा था। एक आदमी थे रॉबर्ट गिफन, उन्होंने इन गुड्स का बारे में डिस्कवरी किया था, तो उनके नाम पे गुड्स का नाम पड़ गया था रॉबर्ट गिफन के नाम पे। तो देखो क्या लिखा है, इन द केस ऑफ सर्टेन इन्फीरियर गुड्स कॉल्ड गिफिन गुड्स, ठीक है, कुछ इन्फीरियर गुड्स को अपन क्या बोलते हैं? गिफिन गुड्स बोलते हैं। तो व्हेन द प्राइस फॉल, यानी इन गुड्स का जब प्राइस गिरता है ना, तो भाई नॉर्मली क्या होता है, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ता है ना। हाँ, पर इनमें क्या होता है कि व्हेन द प्राइस फॉल क्वाइट ऑफन लेस क्वांटिटी विल बी परचेज्ड देन बिफोर बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इनकम इफेक्ट। क्या हुआ?
प्राइस गिरता है तो लोग क्या करते हैं, इनकी क्वांटिटी कम खरीदते हैं। मतलब प्राइस कम हुआ तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है। बताओ, उल्टा ही हो रहा है इधर तो। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ये क्या होता है बताऊंगा अभी, है ना, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। एंड people's increasing preference for a superior commodity with the rise in their real income. Example of giffen goods can include bread. अबे सेकंड, ब्रेड और कोर्स ग्रेन, वो होता है ना वैसा, कौन सा है, हाँ बाजरा मक्का, ये जो होता है ना, ये सब चीजें नॉर्मली अपन क्या करते हैं, गेहूं कंज्यूम करते हैं। ठीक है, बट जब आप ये जो मक्का बाजरा, ये जो ना, ये किस में आते हैं, कोर्स ग्रेन यानी गिफिन गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आप कहोगे सर वो तो, पर हम तो कभी कभी उसको वैसे भी कंज्यूम कर लेते हैं, पर वो अपन एक सीजन में कंज्यूम करते हैं। बोले कभी अगर सर्दी का टाइम आ गया था, अपन ने कंज्यूम कर लिया, ऐसे नॉर्मली अपन उनको कंज्यूम नहीं करते, है ना। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, गिफ्ट गुड्स में आती है। इनमें क्या होता है, प्राइस कम हुआ तो इनका डिमांड भी क्या हो जाता है, वैसे क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। इसलिए इसको किस में रखा है हमने, एक्सेप्शंस में रखा है। गिफ्ट गुड्स क्या सर, ये है इन्फीरियर गुड्स ही, पर थोड़े स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स हैं ये, है ना। और एक और खास बात, ये जो गिफ्ट गुड्स होते हैं ना, इनका इनकम के साथ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। पढ़ा था ना अपन ने, नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है और इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है। कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो वो जो इन्फीरियर गुड्स का कंजम्पशन क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या करोगे, गिफ्ट गुड्स कंज्यूम नहीं करोगे, क्या करोगे, नॉर्मल गुड्स कंज्यूम करोगे ना। तो इसलिए इनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ा, रियल इनकम बढ़ा, तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। इसलिए इनका प्राइस कम होने पर इनकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, हाँ बोलो ना। कौन कौन, आराम से कौन, 200 रुपये का शूज है सस्ता, हाँ ठीक है। हाँ वो 100 रुपये में हो जाएगा ना, तो हम तो भाई पहले भी एक ही क्वांटिटी खरीद रहे थे, अभी भी इनका एक ही क्वांटिटी खरीदेंगे। पर जो पैसा बचेगा उससे क्या करोगे, नॉर्मल गुड्स परचेज करना चाहोगे ना। नहीं, ज्यादातर इनकी डिमांड में कोई चीज नहीं आता, और कभी कभी इनकी डिमांड अगर कम हो जाती है ऐसा। ठीक है, पर यहाँ पे आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, इनवर्स रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमने इसको किस में रखा है, एक्सेप्शन में रखा है। अगर मान ले डिमांड में कोई चेंज भी नहीं आ रहा, तो फिर इनवर्स रिलेशन तो बैठ ही नहीं रहा ना। हाँ सेम रहेगी। तो प्राइस में चेंज आया भी तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा ना, तो इनवर्स रिलेशन नहीं बैठ रहा ना, इसमें आ गए, एक्सेप्शन में आ गए। ठीक है, दूसरा चीज, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील मतलब अरे दिखावे की चीजें, जैसे आईफोन। हम्म, बाइक में देख लो कौन कौन सी बाइक तुमको लगता है, कार में देख लो अपने हिसाब से। तो ऐसी चीजें जो हम क्या करते हैं, दूसरों को शो ऑफ करने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, तो वो आते हैं किसमें, आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। Sometimes certain commodities are demanded just because they happen to be expensive or prestige goods and have a snob appeal. They satisfy the aristocratic desire to preserve exclusiveness for unique goods. मतलब अरे ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कुछ ही कुछ लोगों के पास होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये इन इन गुड्स के ऊपर एक्सक्लूसिवनेस रहता है, कि बोले एक्सक्लूसिवली ये गुड्स सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है। तो हम क्या कर पाते हैं, उसको दूसरों को उसको शो ऑफ कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ये गुड्स एक्सपेंसिव भी होते हैं और प्रेस्टिजियस होते हैं, काफी बेशकीमती होते हैं। तो इनके केस में कैसा होता है, जिनका जितना इनका दाम बढ़ता है ना, उतना इनका डिमांड बढ़ता है। ठीक है, जितना इनका दाम बढ़ता है ना, उतना इनका डिमांड बढ़ता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लॉ ऑफ डिमांड का वायलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि दाम बढ़ता है तो डिमांड कम होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे क्या होता है, दाम जैसे जैसे बढ़ता है इनका इनका डिमांड तो और भी बढ़ता है प्रेस्टिजियस गुड्स का। तो ये भी किस में आता है, एक्सेप्शन में, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। ठीक है, फिर स्पेक्यूलेशन, सट्टा बाजारी, क्या होता है, जो टीम जीत रही होती है उसका भाव ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, जीतने वाली टीम पे पैसा लगाते हैं, हारने वाली टीम पे। फिर भी उसका उसका प्राइस हाई है, फिर भी तुम उसी पे पैसा लगा रहे हो, जिसका प्राइस कम है उस पर नहीं लगा रहे।
तो जिसका प्राइस ज्यादा उसका डिमांड ज्यादा हो रहा है ना। तो ये भी क्या कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखो, when people speculate about changes in the price of a commodity in the future, they may not act according to the law of law of demand at the present price. Say, when people are convinced that the price of a particular commodity will rise, बढ़ेगा इसका प्राइस, तो फिर भी वो क्या करते हैं, वो अपनी डिमांड को कम नहीं करते बल्कि डिमांड को बढ़ा रखते हैं। बोलो अभी तो इसका डिमांड, इसका प्राइस जो क्या होगा और बढ़ेगा। यही होता है ना ऐसा। नाउ चौथा, कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन। मतलब जब कंज्यूमर क्या करे, किसी कमोडिटी को देखकर, किसी कमोडिटी के प्राइस को देखकर उसकी क्वालिटी को जज करे। कंज्यूमर क्या कर रहा है, किसी कमोडिटी के, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 32.7 जब कंज्यूमर क्या करे, किसी कमोडिटी के प्राइस को देख के उसकी क्वालिटी को जज कर ले। मतलब बोले सस्ती है तो उसका क्वालिटी खराब होगा, ये चीज महंगी है तो उसका क्वालिटी अच्छा होगा। अब जरूरी नहीं कि ऐसा हो, हर बार ऐसा हो, बट हम, हमारे मन में कैसा रहता है, एक ऐसा एक इल्यूजन रहता है। हमारे मन में एक ऐसा विचार है, हमको ऐसा लगता है कि बोले जो चीज सस्ती है ना उसकी क्वालिटी खराब होगी, और जो चीज महंगी है ना उसकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। ऐसा लगता है ना हमको। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो चीज सस्ती है, मान लेते दो चीजें हैं, एक तो पतंजलि का हनी और एक डाबर का हनी। पतंजलि का हनी काफी सस्ता आता है, 85 रुपीज में कुछ आ जाता है। हनी का थोड़ा महंगा, डाबर का थोड़ा महंगा था, 135 में आता है। अब सस्ता कौन, पतंजलि वाला। पर हम किसको खरीदेंगे, हम खरीदेंगे डाबर को ही। क्यों भाई, एक तो सर बहुत टाइम से, प्लस हमको ऐसा लगता है सर क्वालिटी जो है ना पतंजलि के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। तो जिस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है, आपने फिर भी क्या करा, उसी को डिमांड करा। तो यहाँ पे आप लॉ ऑफ डिमांड वायलेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड वायलेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो सर। तो ये भी किस में आएगा, एक्सेप्शन में आएगा। तो देखिए, when the consumer is wrongly biased against the equality of the commodity with the price change, he may contract this demand with a fall in price। ये लिखा अलग तरीके से, बाकी इसका मतलब ये पड़ रहा है कि अगर जिसका प्राइस कम है फिर भी क्या हुआ, उसका डिमांड कम रहा, और जिसका प्राइस ज्यादा था उसका डिमांड ज्यादा रहा। क्यों, क्योंकि आपने उस कमोडिटी का क्वालिटी को, उसको प्राइस को देख के जज कर लिया। फिर लास्ट जो लास्ट कमोडिटी जो आपकी किस में आती है, एक्सेप्शंस में आती है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, है ना, ऐसी चीजें जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, नेसेसिटी है, उसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता। मेडिसिन की बात कर लें, अभी कोरोना का टाइम था, तो मेडिसिन, उस मेडिसिन मेडिसिन छोड़ो, तुम तो फ्रूट्स की बात करो। नारियल पानी जैसा फ्रूट हो गया, कीवी जैसा फ्रूट हो गया, इनका प्राइस कितना बढ़ गया था। एक नारियल पानी जो कभी 40 रुपीज का आता था, साला वो 80 रुपीज में बिक रहा था, बताओ। 25-35 की कीवी पता नहीं 80-80 रुपए में बिक रही थी, हो रहा था नहीं हो रहा था। तो प्राइस बढ़ रहा था, बट क्या उनका डिमांड कम हो रहा था क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उस समय वो नेसेसिटी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर, प्राइस कितना ही क्यों ना सर, कितना ही क्यों ना महंगा मिल रहा हो, 3 गुना 4 गुना 5 गुना दाम में मिल रहा हो, रेमडेसिविर का इंजेक्शन। तो वो सब चीजें क्या है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बन गई थी, एक तरीके से जिंदा रहने के लिए उस समय जरूरी थी। तो ये चीजों का दाम कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, या कितना ही क्यों ना कम हो जाए, क्या इनकी डिमांड में कोई चेंज आएगा क्या, आंसर इज नो। तो वो भी किस में आएगा, एक्सेप्शंस में आएगा। तो जब अपन बात करते हैं एक्सेप्शंस का, तो एक्सेप्शन मतलब बोले ये वो केसेस है जहां पे अपन को क्या देखने को नहीं मिलेगा, इनवर्स रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कुछ भी देखने को मिले वो हमको कोई मतलब नहीं है। चाहे प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़े, प्राइस बढ़ने से डिमांड चेंज ही ना हो, हमको उससे मतलब नहीं। इनवर्स रिलेशन तो नहीं ना, बस। इनवर्स रिलेशन नहीं है तो कहाँ आ जाना है उसको, एक्सेप्शन में आ जाना है। इसके अलावा भी और कोई केस हो सकता है, बट मैंने बेसिकली जो 5 जो हमारे मोस्ट कॉमन जो केसेस रहते हैं उनको लिया। जैसे गिफन गुड्स हो गया आपका, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील हो गया, स्पेकुलेशन, कंज्यूमर का साइकोलॉजी वाला पॉइंट, और एक ये लास्ट में क्या था, नेसेसिटीज। ठीक है, एक सेकंड।
हम्म। तो ये तो ही बात। एक वो चीज रह गई थी ना तुम्हारी, वो लिख लो फटाफट से, क्या रहेगा? लॉ ऑफ डिमांड। वैसे तो लिखा हुआ है उसमें, तो लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अजम्पशंस वाला चीज लिख लो भले ही। वही। तो ये अपन ने आज किया कहाँ तक? एक्सेप्शंस तक। कल अपन ये वाला जो डिमांड वाला पोर्शन है थियरी ऑफ डिमांड का, ये अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जो पहला पार्ट था तुम्हारे इस चैप्टर का, वो कल तुम्हारा खत्म हो जाएगा। कल अपन थियरी ऑफ सप्लाई, नहीं, कल अपन थियरी ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है।